Okay, good morning and welcome class. Lecture number 7, Business Law, Indian Contract Act. Now see what we have covered till now. I give you a small recap because थोड़ा gap हुआ है after the last lecture. See, first we saw what is a contract. Contract क्या होता है? It's an agreement which is enforceable by law. Then what are the components of contract or different ingredients of contract? Firstly, contract दो type के होते हैं. Broadly, contract is classified into two types. ओरल और एग्रीमेंट्री ओरल या तो फिर इन राइटिंग जो एक्सप्रेस कैटेगरी में आते हैं, और दूसरा कैटेगरी है इम्प्लाइड. उसका एग्जांपल्स भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दिया था. रिवाइंड करके वीडियोस देख लो, यू विल गेट दैट थिंग अगेन. और अगर बाय चांस आपके व्हाट्सएप ग्रुप से वो लिंक अगर निकल गया है, देन डू वन थिंग, गो टू द यूट्यूब और मेरे नाम से आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल AMBAR अंबर जोशी, और आपको वहाँ पे आपका SY.BCom का लेक्चर्स भी पूरा मिल जाएगा. तो ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. देन कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड है उसको बाजू में रख दो. एक्सप्रेस कैसे शुरू होता है, उसका फर्स्ट स्टेप है ऑफर या तो फिर प्रपोजल. प्रपोजल के बाद में क्या आता है, एक्सेप्टेंस. तो A ने B को प्रपोज किया, B ने एक्सेप्ट किया तो ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. रिफ्यूज किया, रिजेक्ट कर दिया तो बात उधर ही खत्म. अगर एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट किया, इन द सेंस दैट A कम्युनिकेट्स हिज प्रपोजल टू B देन थिंक्स ओवर एंड गिव्स हिज कंसेंट, और उसने कंसेंट या एसेंट या एक्सेप्टेंस क्या किया, कम्युनिकेट किया A को. सो यहाँ पे दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए. प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. अब ये प्रॉमिस का जो कंपोनेंट है उसमें हमने देखा कि व्हेन टू और मोर पार्टीज एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो एग्रीमेंट बन जाता है. एग्रीमेंट हमारे लाइफ में हम लोग डे इन डे आउट अलग अलग एग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बेसिकली एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम दैट एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स हम लोग एक एक देख रहे थे. देन वी सॉ फर्दर कंसिडरेशन होना चाहिए. कोई भी एग्रीमेंट को सपोर्टिंग कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन क्या होता है, सम अपरेंट बेनिफिट विच कैन बी रिसीव्ड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. और वो बेनिफिट कैसा होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी के टर्म्स में है तो नॉट नेसेसरीली ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू. कम ज़्यादा डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज. देन वी सॉ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कैपेसिटी होना चाहिए. उसमें हमने क्या क्या कवर किया था कि बेसिकली एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टीज चाहिए. दो से ज़्यादा है तो भी चलता है, लेकिन मिनिमम दो चाहिए, क्योंकि एक आदमी खुद के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता है. नाउ सी, एग्रीमेंट के लिए सबसे फर्स्ट कैपेसिटी क्या है या क्वालिफिकेशन क्या है. पॉइंट नंबर 1, पार्टीज मस्ट बी मेजर. मेजर मीन्स व्हाट, मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज. देन पॉइंट नंबर 2, दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, प्रूडेंट अंडरस्टैंडिंग. उनका दिमाग जगह पे होना चाहिए. And thirdly, must not be disqualified under any laws to which they are subjected. जो कैटेगरी में बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जाती है. जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. सो एज ऑन टुडे, विजय माल्या जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, ही कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट, ही इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. देन वी फर्दर सॉ कंसेंट कैसा होना चाहिए. कंसेंट, ओनली कंसेंट इज नॉट सफिशिएंट, दैट कंसेंट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट का भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था. फ्री कंसेंट मीन्स दैट कंसेंट विच हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ कोर्शन, जबरदस्ती या धमकी देके. देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि एक का दूसरे के ऊपर फुल कंट्रोल है और वो ना नहीं बोलेगा. देन मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई गलत फैक्ट बता के उसका कंसेंट ऑब्टेन किया है. या फ्रॉड. मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में फ़र्क क्या होता है. मिसरिप्रेजेंटेशन करते वक्त द पार्टी हु इज मेकिंग दैट मिसरिप्रेजेंटेशन मे और मे नॉट बी अवेयर कि ये फैक्ट फॉल्स है, लेकिन जब भी मुझे मालूम है कि ये फैक्ट फॉल्स है, मैं फिर भी आगे करता हूँ ओनली विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट, तो वो फ्रॉड हो जाता है. एंड देन मिस्टेक. तो यहाँ तक हमने कवर किया था कि अगर कंसेंट ये 4 कंपोनेंट के वजह से ऑब्टेन किया है, जो फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आइदर कोर्शन था, या पॉइंट नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस था, या पॉइंट नंबर 3 मिसरिप्रेजेंटेशन था, पॉइंट नंबर 4 फ्रॉड था, दैट एग्रीमेंट विल बिकम वॉइडेबल. तो ये जब भी हम लोग आगे का
थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है वो करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन इन्फोर्सिएबिलिटी। फर्स्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा होना चाहिए, जो परफेक्ट है, उसका सब क्वालिफिकेशन से ऑल थिंग्स आर देयर। देन सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो अनएन्फोर्सेबल है, इलीगल है, जिसको अगर कोई मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट इफेक्ट नहीं देगा। सो व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट्स, दैट वी विल सी नाउ इन दिस लेक्चर। और तीसरा होता है वॉइडेबल। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं बनेगा, वो वॉइडेबल बनेगा। तो वैलिड और वॉइडेबल में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था? वैलिड तो एवरीथिंग इज देयर, एनफोर्सेबिलिटी इज देयर। वॉइड नो एनफोर्सेबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी होता है वो हम आज देखेंगे। और अगर कंसेंट फ्री नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल माने क्या? विच कैन बी अवॉइडेड बाय हुम? बाय दैट पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं है। सो इफ ए हैज प्रैक्टिस कोर्शन फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ बी, तो बी को ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कोर्ट में जाके केस करे कि ये वॉइडेबल एग्रीमेंट है। लेकिन देखो दोस्तों, ये दोनों का फर्क समझो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी वैलिड है, उसमें कुछ इशू है ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वैलिड होता है, खाली उसमें कंसेंट बराबर नहीं है, उसके लिए वो क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। और अगर वो दूसरा पार्ट, अभी ये जो एग्जांपल हमने लिया था कि ए हैज प्रैक्टिस कोर्शन ऑन बी, तो बी को मालूम है कोर्शन यूज किया है, उसने कुछ मेरे ऊपर फोर्स किया है। देन वंस दैट फोर्स सीजेस टू एग्जिस्ट, एक बार वो जबरदस्ती निकल गया, उसके बाद में उसको फिक्स टाइम के अंदर कोर्ट के सामने जाके सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर डिक्लेरेशन दैट माई कंसेंट वॉज नॉट फ्री एंड देयरफॉर इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर बी ये एक्सरसाइज नहीं करेगा, इन दैट केस दैट एग्रीमेंट विल रिमेन वैलिड। सो वैलिड एग्रीमेंट तो वैलिड है, ये तो क्लियर है। वॉइड एग्रीमेंट इज नो एग्रीमेंट एट ऑल। लेकिन वॉइडेबल एग्रीमेंट रिमेन्स वैलिड टिल द पार्टी जिसका ऑप्शन है या जिसके ऑप्शन की वजह से वो वॉइडेबल हो सकता है, अगर वो कोर्ट के सामने नहीं जाएगा वो वैलिड रहेगा। सो वॉइडेबल एग्रीमेंट्स आर बेसिकली वैलिड, लेकिन वो अगर एक्सरसाइज किया और कोर्ट में गए तो दैट कैन बिकम वॉइडेबल एंड दैट कैन बी सेट असाइड। नाउ गोइंग फर्दर, और ज़रूरत होती है दोस्तों। देखो अभी पहले तो क्या हमने देखा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब 18 साल पूरा, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड। देन फर्दर कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। नाउ गोइंग स्टेप फर्दर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए एग्रीमेंट का जो पर्पस होता है और उसका जो कंसिडरेशन होता है वो दोनों वैलिड होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक चीज़ भी वॉइड या इलीगल हो गई, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। समझाता हूं। सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आउट व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट लॉफुल। इसका पिक्चर्स मैं अपलोड करूंगा। पॉइंट नंबर 1, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस। सो लॉफुल होता है, अगर ये होगा तो अनलॉफुल होगा। पॉइंट नंबर 1, इट इज फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन मीन्स व्हाट? प्रोहिबिटेड। ये एग्रीमेंट करने का परमिशन ही नहीं है लॉ में, और आप करोगे। और फिर अगर कैपेसिटी है, कंसिडरेशन है, कंसेंट फ्री है, तो भी वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ सच ए नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तो अगर कोई कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई कानून अगर डिफीट हो रहा है, तो भी उसको परमिशन नहीं दिया जा सकता है, दैट विल स्टिल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन थर्ड इज फ्रॉडुलेंट, कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉड है तो उसको भी परमिशन नहीं दी जा सकती है, इवन इफ ऑल अदर कैपेसिटीज आर देयर। देन पॉइंट नंबर 4, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स और implies injury to the person or property of another। तो किसी को नुकसान करो, उसके पर्सन को मीन्स बॉडी को या उसके प्रॉपर्टी को, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी परमिटेड, दैट विल ऑल्सो बी इलीगल। देन फिफ्थ, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अगर कोर्ट का कहना है कि ये एग्रीमेंट के लिए परमिशन देना इमोरल हो जाएगा, दैट विल रिमेन इमोरल, तो उसका परमिशन नहीं मिलेगा, इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्टली, द एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे कुछ पॉलिसीज है जो पब्लिक पॉलिसी होती है एंड दैट कैनॉट बी परमिटेड,
वो क्या है एक एक हम लोग देखेंगे, दैट वी विल एलाबोरेटली सी। तो पहले तो आप ये समझ लो कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल। वो लॉफुल होता है अनलेस, पॉइंट नंबर 1, इट इज़ फोरबिडन बाय लॉ। नाउ सी, क्या ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, अभी ये आपको पॉइंट नंबर 1 का एग्जांपल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। अभी देखो दो पार्टीज मिलते हैं, ए और बी। ए और बी दोनों मेजर है, दोनों साउंड माइंड के हैं, दोनों डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है। नाउ सी, व्हाट इज द पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट और पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट बी इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। मालूम है कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, सुपारी पे मर्डर वगैरह होता है। वैसे वो बहुत बड़ा कोई गुंडा भाई है और ए ने उसको बोला कि मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, सी का जाके मर्डर कर दो। सो यहाँ पे कैन दिस एग्रीमेंट बी अलाउड? नो, बिकॉज दिस इज फोरबिडन बाय लॉ। तो कानून में इसका परमिशन मिल ही नहीं सकता है। सो इवन इफ अदर कंपोनेंट्स आर देयर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज पेटेंटली इलीगल, दैट इज गोइंग टू बी वॉइड। देन नंबर 2 इज ऑफ सच ए नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तो अगर कोई लॉ का प्रोविजन इंप्लीमेंट मत करो, इसका एग्रीमेंट होगा तो। सो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है, चलो मैं ये फलाना चीज़ करता हूँ और तुम मेरे अगेंस्ट सूट नहीं करोगे, तुम मेरे अगेंस्ट सूट नहीं करोगे। अगर इस किस्म का एग्रीमेंट उन दोनों में होता है, दैट इज वॉइड एंड नॉट परमिसिबल बाय लॉ। देन थर्ड, फ्रॉड। अगर किसी के ऊपर फ्रॉड ही करने का खुला इरादा रहेगा तो उसका परमिशन नहीं मिलेगा, नहीं दिया जा सकता है। देन इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, मीन्स आदमी खुद को या उसके प्रॉपर्टी। तो ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है ए और बी के बीच में कि जाके सी का पैर तोड़ दो, या ए और बी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट परमिशन दे सकता है या दिया जा सकता है। क्या आप एक काम करो, ए बी को बोलता मैं तुमको 50,000 रुपया दूंगा, जाके सी का घर जला दो या सी की गाड़ी में आग लगा दो। यू कैन नहीं। इसमें क्या हो रहा है, पहले एग्जाम्पल में ए कोई इंजुरी हो रहा है पर्सन को, मीन्स योर बॉडी, या तो फिर प्रॉपर्टी को, तो दिस विल ऑल्सो बी इलीगल। देन पॉइंट नंबर 5, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। तो अगर कोई एग्रीमेंट इमोरल होगा तो आपको मालूम है ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहाँ पे माइनर बच्चों को बेचा जाता है फॉर व्हाट, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। आइडियली फीमेल चाइल्ड इज पुट इनटू प्रोस्टिट्यूशन, तो उनको वेश्यावृत्ति में डाला जाता है या उनसे कुछ गलत काम करवाया जाएगा आगे जाके, और बच्चों को गुलाम, मतलब जो स्लेव्स होते हैं ना, उसके लिए बेचा जा रहा है। तो दैट कैन नॉट बी परमिटेड। सो बाकी सब चीज़ें हैं। अभी देखो ए और बी दोनों मेजर है, साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालिफाइड है। देन दे एंटर इनटू एग्रीमेंट के सी एक माइनर है ना, उसको तुम खरीद लो, और वो ए जो है ना बी को बोलता है तुम 50,000 रुपया दो या 1 लाख रुपया दो, मैं तुमको ये बच्चा बेच दूंगा। कैन दिस बी परमिटेड? आंसर इज अ क्लियर कट नो, बिकॉज दिस इज इमोरल। तो कोर्ट इसको इमोरल करार देगा। या कुछ होते हैं जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मोनोपोली क्रिएट होता है ना, मतलब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि तुम मोबाइल का शॉप मत चालू करो, यहाँ पे मेरा मोबाइल का शॉप है, सो मैं ही रहूँगा। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन नॉट बी परमिटेड। तो अगर कोई एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब दूसरा ये ट्रेड नहीं करेगा, इस किस्म का होगा। या समझो मैं एक को फ्लैट बेचता हूँ और उसको बोलता हूँ एक काम करो, ये फ्लैट मैं तुमको दूंगा लेकिन एक शर्त पे दूंगा, एक कंडीशन है दैट यू विल नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी, तो दिस इज इलीगल। ही कैन ऑलवेज सेल दैट प्रॉपर्टी। एक किस्म का कंडीशन ए बी के ऊपर नहीं डाल सकता है। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ए बी से एग्रीमेंट कर रहा है दैट यू शुड नॉट मैरी सी, यू कैन नॉट मैरी सी, सी से शादी नहीं करो, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। तो इस किस्म के एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, दे आर नॉट परमिसिबल, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। एंड लास्टली 6, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, उसका कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं होता है। लेकिन आप देखो, आप सोचो, अगर कोई एग्रीमेंट होगा जिसका इम्प्लीकेशन समाज के ऊपर बुरा पड़ रहा है या इट इज़ रॉन्ग, इमोरल, तो उसको पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी का भी सर्टन एग्रीमेंट्स आर देयर। अगर पब्लिक पॉलिसी को वो ये कर रहा है, हार्म कर रहा है, कोर्ट विल कंसिडर इट टू बी वॉइड। उसका एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ। ओके, नाउ सी, सो ये हो गया वेरियस रीजंस फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अभी देखो एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मीन्स व्हाट, इसका कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी और समथिंग दैट इज हार्मफुल ऑफ द सोसाइटी।
अभी देखो क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल हैव अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द सोसाइटी। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा खुद का एग्जांपल है, मैंने ही वो केस लड़ा था हाई कोर्ट में। एक कंपनी है जिसने एक एग्रीमेंट किया उसके वर्कर्स के साथ में, और वर्कर्स को ये बोल दिया कि तुम खाली आधी सैलरी लेके तैयार हो जाओगे। अभी आधी सैलरी नहीं दूंगा, इसका इम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर ये एग्रीमेंट को कल कानून मान्यता देगी और इसको एक्सेप्ट करेगी तो हर एक एम्प्लॉयर कल यही चालूगिरी करेगा कि आधे पे काम करो, अभी कंपनी लॉस में है, ये है वो। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या क्या चल रहा है हमको मालूम है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो हम लोग फिजिकली क्लासरूम में मिलते हैं। सो ऑनलाइन जो अभी फिलहाल पोजीशन है दैट हैज चेंज द एंटायर वर्ल्ड। सो मेनी लोगों का जॉब्स गया है, कुछ लोगों का पेमेंट आधे आधे मिल रहे हैं, कुछ लोगों को 2-3 मंथ से सैलरी नहीं मिली हुई है। देर आर डिफरेंट सिचुएशन। सो दिस थिंग्स आर देयर। लेकिन ऐसे अभी समझो कोरोना की वजह से हुआ है, तो ऐसे चलेगा कि ये आधी सैलरी तुमको देंगे ही नहीं। अभी 3 महीने से आधा सैलरी दिया है ना, तो उनको बाद में वो एरियर्स के रूप में देना ही पड़ेगा। नहीं तो कल बोलेंगे अरे तभी प्रॉब्लम था ना, अभी नहीं होगा और आपको आधा सैलरी दिया ना, बस आधे सैलरी पे काम चलाओ और आधा सैलरी माफ़ कर दो, छोड़ दो। छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, नहीं हो सकता है। और अगर ये परमिशन देगा तो क्या होगा, कल दूसरा कोई इंस्पायर हो जाएगा और इसी किस्म की चालाकी करेगा। सो पब्लिक पॉलिसी में ये चीज़ें परमिट नहीं होती है। देन पब्लिक पॉलिसी में देखो और क्या क्या आता है, एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग विद कंपनी। अगर एग्रीमेंट कोई एलियन एनिमी के साथ किया हुआ हो तो उसको तोड़ दिया जा सकता है। जिसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यू आर अवेयर 2008 में हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब अजमल कसाब और 6 टेररिस्ट आए थे पाकिस्तान से और अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को मारा था। उसी टाइम एट द सेम टाइम दे ऑल्सो अटैक्ट ताज होटल। ताज होटल जो है ना दोस्तों, दैट इज रन बाय टाटा ग्रुप। तो जो रतन टाटा ग्रुप है वही वो हॉस्पिटल चलाते हैं अंडर द इंडस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल। टाटा के बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है। सो दे डिसाइडेड नहीं, तुमने हमारे देश के ऊपर अटैक किया था। और उसी टाइम पाकिस्तान का जो मिलिट्री था उन्होंने ऑलमोस्ट 200 सुमो जीप्स जो अभी बंद हो गई, वो टाइम पे चलती थी सुमो जीप का मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया था टाटा ग्रुप को। टाटा कैंसल्ड दैट ऑर्डर सेइंग दैट आई डोंट वांट टू हेल्प माय एनिमी। और उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, लिटिगेशन वगैरह हो ही नहीं सकता, बिकॉज द लॉ परमिट्स कि अगर एनिमी कैरेक्टर है तो अपने दुश्मन को हेल्प करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। सो व्हाट ही सेड, अरे आप यहाँ से हम लोगों से खरीदोगे वो टाटा सुमो गाड़ी और करोगे क्या, तुम्हारी मिलिट्री यूज़ करेगी और आईएसआई को दे देगी यूज़ करने के लिए, एंड दैट विल बी यूज अगेंस्ट आवर कंट्री। आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई वो जीप। तो उसने कैंसिल कर दिया। तो कभी कभी ट्रेडिंग विद एनिमी रहेगा तो एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है, पब्लिक पॉलिसी। देन प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हो। सो मैं बी को बोलता हूँ तुम सी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करोगे और एग्रीमेंट करता हो, तो दैट इज़ नॉट परमिटेड। देन एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। एक काम करता हूँ, मैं आपको ताजमहल बेच देता हूँ। ताजमहल मतलब नॉट होटल ताजमहल जो आगरा में है, वो जो एक टाइम पे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में था, आज भी है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स हो गए। या चलो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी रिसेंटली बना है गुजरात में, वो मैं आपको बेच देता हूँ। या गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वो आपको बेच देता हूँ 5 करोड़ रुपए में। लोगे? तो आप बोलेगे क्या सिंडी लगा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ले, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी और कुछ प्लेसेस आप नहीं बेच सकते हो। एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स और टाइटल। या अभी देखो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो कल वो एग्रीमेंट करके भारत रत्न का उसका जो ट्रॉफी है सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता है। या अभी रिसेंटली कल परसों ही अर्जुन अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं। वो खेल रत्न अवार्ड्स होते हैं, किसी को पद्मश्री मिलता है, किसी को पद्म विभूषण मिलता है, किसी को शौर्य चक्र मिलता है। अलग अलग गैलेंट्री और इसके अवार्ड्स है, अचीवमेंट्स है, वो नहीं बेचे जा सकते। दैट कैन नॉट बी डन। तो एग्रीमेंट करके हाँ मुझे ये मिला है, ये मैं आपको दे देता हूँ, ये से टाइटल आप नहीं दे सकते हो कि मुझे पद्म विभूषण मिला मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, आई विल सेल इट टू यू। दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट परमिटेड। देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। पेरेंटल राइट्स के कुछ पेरेंटल राइट्स छोड़ दो, या पर्सनल लिबर्टी कि तुम ये नहीं करोगे, बाहर नहीं निकलोगे। देन मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स व्हाट? कंपटीशन नहीं चाहिए, मैं अकेला ही उसका डीलर रहूँगा और कोई और वो बेच ही नहीं सकता है। इस किस्म के एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग मोनोपोली आर
void in the eyes of law. Then एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट मीन्स मनाई, कि ए एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि तुम सी के साथ शादी मत करो, दिस इज कंप्लीटली वॉइड, नॉट परमिटेड. देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इसका एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था. देन अगर कोई एग्रीमेंट है ना जिसका जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, सी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दो अलग चीज़ें, समझाता हूँ. कंसिडरेशन क्या होता है? मुंह बदला, मुझे बदले में क्या मिलेगा. अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे एग्रीमेंट पूरा वैलिड है, लेकिन फिर एग्जांपल ट्विस्ट करूँगा तो वॉइड हो जाएगा. क्यों? पहले एग्जांपल में कंसिडरेशन इलीगल हो जाएगा और दूसरे एग्जांपल में उसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो जाएगा. सो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पूरा लीगल होना चाहिए 100%. अगर 5% ऑफ द ऑब्जेक्ट या 5% ऑफ द कंसिडरेशन 95% लीगल है लेकिन 5% इलीगल है, तो एंटायर एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड. उसको आप अलग करके नहीं देख सकते हो कि अरे इतना पार्ट है ना वो वैलिड है और इतना पार्ट ही वॉइड है, ऐसे आप उसको अलग नहीं कर सकते हो. अभी देखो एग्जांपल ले लो. सो एग्रीमेंट्स मेड फॉर पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट अभी समझ लो. वो सेम एग्जांपल ले लो जो हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं. ए को बी को फ्लैट बेचना है और बी क्या बोलता है, ठीक है तुम फ्लैट कितने में बेचोगे? वो बोलता है 50 लाख में बेचूंगा. यहाँ तक सब लीगल है, ए और बी दोनों मेजर है, दोनों साउंड माइंड है, दोनों डिस्क्वालीफाइड नहीं है, अपने मर्जी से हो रहा है तो कंसेंट भी फ्री है दोनों का. लेकिन क्या होता है मालूम है, वो बी क्या बोलता है, अरे काम करो 50 लाख है ना, मैं आपको 48 लाख देता हूँ पेमेंट मनी में, लेकिन 2 लाख मेरे पास शॉर्ट है. एक काम करता हूँ, मेरे पास ना एक ऑटोमेटिक गन है जो ना अच्छा फायर करता है, बहुत अच्छा वेपन है और बिना आवाज़ किए साइलेंसर के साथ है, उसको गोली मारो किसी को आवाज़ नहीं आएगा, उसके एवज में 2 लाख रुपए छोड़ दो. अभी ये परमिसिबल होगा, परमिट हो सकता है, नहीं हो सकता है. समझो ए ने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है 48 लाख तुम मुझे कैश दे दो, यहाँ तक तो सब लीगल है, लेकिन जो 2 लाख का कंसिडरेशन था उसके अगेंस्ट वो क्या ले रहा है, गन ले रहा है. गन्स आप नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आर्म्स एक्ट उसको प्रोहिबिट करता है. आपको मालूम है संजय दत्त जेल में गया था, उसने एक गन रखी थी और वो भी कोई छोटी मोटी शादी या रिवॉल्वर या पिस्टल या और कुछ नहीं था, उसने सीधा AK-47 रखा था जो बहुत डेंजरस और शेड्यूल्ड वेपन है. वो गया 6 साल अंदर काट के आया, बाद में उसको जल्दी छोड़ दिया, वो अलग बात है. सो सज़ा हो सकती है और आर्म्स एक्ट इतना डेंजरस है, उसको आप यूज़ मत करो, खाली गन पोजेस करो, दैट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस. तो संजय दत्त ने गन यूज़ नहीं किया था, उसने खाली लिया था, दैट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एट ऑल. गन लिया था, उसके पास सबूत मिला कि उसने वो गन खरीद के रखा था, वहीं पे उसको सज़ा हो गई. ओके, दैट अपार्ट. सो अभी देखो तो ये एग्जांपल नहीं हो सकता है क्योंकि वो गन इज़ नॉट परमिटेड. अभी ये तो हो गया कंसिडरेशन इलीगल हो गया. अभी या फिर इसको और एक कंसिडरेशन का एग्जांपल ले लो. वही बोलता है काम करो 50 लाख है ना, मैं काम करता हूँ आपको 45 लाख देता हूँ, मेरे पास अब भी कैश पड़ा है, कैश पेमेंट करता हूँ, चलो 45 लाख का रोकड़ नगद देता हूँ, लेकिन 5 लाख मेरे पास कम है, मेरे पास 5 लाख रुपए का RDX है. RDX क्या होता है मालूम है? जो बम बनाने में काम आता है, उसका दारू गोला जैसा रहता है. तो क्या ये परमिशन मिल सकता है? परमिशन नहीं मिलेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. सो अगर ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया पार्टली तो भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. सो यू कैन आर्ग्यू कह रहे 45 लाख दिया था, यहाँ तक तो वैलिड था, लीगल था, तो उतना पार्ट वैलिड है और खाली 5 लाख के लिए मैंने जो RDX लिया था उतना ही इलीगल है. दैट विल नॉट डू, एंटायर एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड. सो अगर कोई पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी वॉइड हो गया तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. देन ऑब्जेक्ट देखो, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो गया ऑन समथिंग. ए ऑल क्वालिफिकेशंस आर देयर, बी ऑल क्वालिफिकेशंस आर देयर, मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, फ्री कंसेंट, एवरीथिंग इज देयर. अभी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है समझ लो. पहले तो कंसिडरेशन इलीगल होता, अभी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है. अभी देखो ए बी को क्या बोलता है, एक काम करो सी का खून कर दो, सी का खून कर दो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो गया. तो ये आर्गुमेंट करके फायदा नहीं कि दोनों मेजर है, साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालीफाइड है, दोनों का फ्री कंसेंट है और पैसे देने की भी बात हुई तो कंसिडरेशन भी है. सो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो इलीगल है. किसी का मर्डर करने का परमिशन तो मिल ही नहीं सकता है. so that entire agreement will become void. So not only object but also consideration. So object और consideration ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दिमाग में डाल लो.
तो ये दोनों चीज़ें भी पूरी तरीके से लीगल होनी चाहिए. अगर थोड़ा सा भी इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी आ गया, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल सफर. कीप इट इन माइंड. देन वॉइड एग्रीमेंट्स. वॉइड एग्रीमेंट्स का एग्जाम्पल देख लो, पिक्चर्स अपलोड करूंगा. वॉइड एग्रीमेंट मीन्स व्हाट? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. The courts will enforce only those agreements which satisfy the conditions laid down in section 10. अभी वो section 10 क्या है देख लो. All agreements are contracts if they are made by free consent of the parties, competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object. Lawful object. And not hereby expressly declared to be void. So point number 1, कोई भी एग्रीमेंट वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. सेकंड, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज. पॉइंट नंबर 2, दे मस्ट बी मेजर, साउंड माइंड एंड ऑफ नॉट डिस्क्वालिफाइड. देन पॉइंट नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो कायदे में ही वॉइड होते हैं. सो बाकी सब चीज़ें रहने दो, वो फिर भी वॉइड ही रहेंगे क्योंकि लॉ डिक्लेयर्स इट टू बी वॉइड. उसका एग्जाम्पल्स देख लो. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हैव एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. पॉइंट नंबर 1 या एग्रीमेंट नंबर 1, एग्रीमेंट्स बाय और विद पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉम्पिटेंसी नहीं है. सो इसमें कौन आएगा बताओ? एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड एग्रीमेंट विद डिस्क्वालिफाइड पर्सन, तो वो वॉइड हो जाएगा. Then second, agreements entered into through a mutual mistake of fact between the parties. तो मिस्टेक का मैंने आपको बताया था, मिस्टेक 2 टाइप्स के होते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज हो सकता है प्रोवाइडेड इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक. दोनों का मिस्टेक होना चाहिए तो ही वो, वरना अगर समझो मैं अपनी गलती से कुछ समझ के गलत चीज़ करता हूँ तो आप क्या बोलोगे? अरे तुम्हारा मिस्टेक था, तुम सफ़र करो, मी कशाला सफ़र करूँ, तुझी मिस्टेक है, तू सफ़र कर. लेकिन दोनों का मिस्टेक होगा तो कौन किसको दोष देगा? नहीं दे सकता है. सो अगर म्यूचुअल मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ही वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. देन द एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था. ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, किसी का खून करना है, कुछ ऑफेंस करना है तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया. और कंसिडरेशन, जहाँ पे समझो 50 लाख कंसिडरेशन है तो 45 लाख 48 लाख कैश दे रहा हूँ, लेकिन बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उसका मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ जो इलीगल है, तो भी वो वॉइड हो जाएगा. देन नेक्स्ट, द एग्रीमेंट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल, तो पूरा अनलॉफुल और पार्टली अनलॉफुल इफेक्ट सेम होगा. देन नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन. सी कंसिडरेशन जब भी किया था मैंने तभी ये रूल बताया था, वो वीडियो देख लो. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. So every contract to be valid, it is very essential that the agreement must be supported by a valid consideration. Again, cause of repetition, I repeat and reiterate. Consideration past में हो सकता है, present में हो सकता है और future में भी हो सकता है. Something which is promised. Then consideration need not always be in terms of money. पैसे ही मिले मतलब फ़ायदा मिला, not necessary कुछ दूसरा चीज़ भी मिल सकता है. खाली वो दिखाने को आना चाहिए दैट यस मुझे ये फ़ायदा हुआ है. और वो जो फ़ायदा है वो, या अगर कंसिडरेशन भी है इन टर्म्स ऑफ मनी, इट नीड नॉट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू. तो 50 लाख का चीज़ है लेकिन मैं 30 लाख में बेचना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? चीज़ मेरी है, मैं बेच रहा हूँ, चीज़ बायर आप हो, आप ले रहे हो, तो तीसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं हो सकता है. देन नेक्स्ट, हाँ, सो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन. देन 6, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था. देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी कोई एग्रीमेंट नहीं डाल सकते कि तुम ये फलाना फलाना धंधा नहीं करोगे, दैट इज नॉट परमिसिबल. देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सो ए एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद बी के तुम सी के अगेंस्ट सूट नहीं करोगे या उसके अगेंस्ट केस नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट परमिसिबल. देन वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट्स मीन्स व्हाट? बेटिंग. अभी मालूम है क्रिकेट का बेटिंग चलता है, वो क्या होता है? मैच फिक्सिंग वगैरह चलता है, वो सट्टा. तो आप देखो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच में सबसे ज़्यादा सट्टा लगता है. सो यू बेट कि इंडिया जीतेगी, तो वो जो बुकी रहता ना, जो ये बेटिंग का बिजनेस चलाता, रैकेट चलाता, वो क्या बोलेगा? 1000 रुपये लगाओ, अगर इंडिया जीत गए तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा, लेकिन इंडिया हार गई तो 1000 रुपये जाएगा.
तो ऐसे लोग होते हैं जो आइडिया से पैसे लगाते हैं, कभी इंडिया कभी पाकिस्तान, और इंडिया जीत गई तो उतने पैसे मिलेंगे, लेकिन इंडिया हार गई तो पैसे गएंगे। तो अगर कल वो बोलता नहीं 1000 रुपया दिया था नहीं दूंगा, जाओ क्या कर लोगे, तो यू कैन नॉट गो एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। या अगर वो पैसे कल छीन लेता कि अरे तुमने बोला तो आप बोले अरे हार गया तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, यू कैन गो एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट सच थिंग। सो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होता है। या कभी कभी दूसरा बेट ले लो, वेजरिंग में कोई किसी किस्म का बेट होता है ना, बेट वेजरिंग मीन्स व्हाट यू नो, जो इवेंट के ऊपर बेट लग रहा है ना, दैट इवेंट इज नॉट विद इन कंट्रोल ऑफ बोथ पर्सन। तो आप ऐसे नहीं लगा सकते हो बेट कि अरे बेट लगाओ बी मरेगा, अरे मरेगा मतलब कभी ना कभी तो मरेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बेट लगाते हो कि अरे वो 6 महीने में मरना चाहिए, और बाद में जाके उसका मर्डर नहीं करोगे, नहीं तो उसको बोलोगे हाँ 6 महीने में मरना चाहिए, और बाद में जाके खुद ही मर्डर कर दोगे, तो जीत जाओगे। सो वेजरिंग में क्या होता है, जो इवेंट है ना, जो हैपनिंग है, होना या नहीं होना, दैट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज। हाँ अभी फिलहाल बारिश बहुत हो रही है, चलो बेट लगाओ, अरे उद्या पाऊस पडेल का नहीं पडेल, दो दोस्तों में ऐसे ही शर्त लगते, बोलते अरे जाम पाऊस पडेल, चल लगी अपने बीच में 100 की, बारिश होगा। दूसरा क्या बोलेगा बारिश नहीं होगा, अगर बारिश नहीं होगा तो जिसने बोला बारिश होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर बारिश होगी तो जिसने बोला नहीं होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट डिपेंड्स एंड डिफर। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जो बेट के ऊपर होते हैं, तो वेजरिंग होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एक्सेप्ट लॉटरी। लॉटरी वगैरह का जो होता है ना, या कुछ चिट फंड्स का, चिट फंड्स का ये नहीं होता है, भीशी बोलते हैं उसको, भीशी, तो जिसका नाम निकलेगा उसको पैसे मिलेंगे, तो वो दैट इज नॉट वेजरिंग। एंड लास्टली इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। तो अगर कोई एग्रीमेंट इम्पॉसिबल हो गया तो दैट बिकम्स वॉइड। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो हमने देखा एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज कि यू कैन नॉट पुट अ कंडीशन, ए बी को नहीं बोल सकता है दैट यू डोंट मैरी सी। लेकिन अगर ए ऐसा कंडीशन डालेगा कि तुम सी से शादी करो बी को, सो ए टेल्स बी दैट इफ़ यू मैरी सी आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़। तो बी सोचता है और बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। लेकिन इन द मीनवाइल क्या होता है, शादी होने से पहले एक्सीडेंटल सी की मौत हो जाती है, सी डाइज। तो अभी ये कंडीशन कैसे कंप्लीट होगी, सो दिस बिकम्स इम्पॉसिबल। ये कंडीशन अभी सी के मौत के बाद कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो बी ये नहीं बोल सकता अरे सी मर गई तो क्या हो गया, मैं डी के साथ शादी करता हूँ फिर मुझे पैसे दे दो। कंडीशन क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। अभी वो वॉयलेट नहीं हो गया, वो अभी कंप्लीट इम्पॉसिबल हो गया, यू कैन कंप्लीट दिस कंडीशन। या कभी कभी रहता है ना कि अरे हाँ एग्रीमेंट्स कभी कभी ना वर्क इन प्रोग्रेस का भी होता है। तो हमने एक काम किया कि चलो एक बड़ा ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग ज़्यादा बेटर डील करेंगे। ए है ना वो बायर है, सप्लायर है, स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, और बी है ना वो फार्मर है। तो एक बी से एग्रीमेंट करता है काम करो तुम्हारे पास कितना राइस बनेगा, और इसकी खेती करता है चावल की, बोलते मेरे पास 5000 किलो राइस बनेगा। तो बोलता ठीक है काम करो 3000 kg राइस का मैं एग्रीमेंट बनाता हूँ और वी विल एंटर इनटू एग्रीमेंट के 3000 किलो राइस मुझे दे दो। लेकिन बारिश ही नहीं हुई और टोटल प्रोडक्शन ही 1500 हो गया। सो मेरा अंदाज़ थी मौसम के फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्लाइमेट बदलता है, वेदर बदलता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है तो भी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, कभी कभी बारिश नहीं आती तो भी क्रॉप क्या हो जाता है, सूखा पड़ने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सूखा पड़ गया और अंदाज़ा था 5000 राइस बनेगा, 5000 किलो राइस टोटल प्रोडक्शन होगा, वो 1500 ही हुआ। ना ये उनका एग्रीमेंट क्या था ए का बी के साथ कि तुम मुझे 3000 किलो राइस दो। तो क्या अभी वो एग्रीमेंट पूरा हो सकता है, आंसर इज नो। सो यहाँ पे दैट कैन बी इम्पॉसिबल और उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके देन एग्रीमेंट्स contingent on a uncertain future event if the event becomes impossible। तो अगर ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि ओके मैं तुमको ये फलाना फलाना करता हूँ, और एक इवेंट हो कि बाबा एक काम करता हूँ, एक ए बी को बोलता मैं तुमको पैसे दूंगा लेकिन सी से पहले डी का मौत होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होता है, डी ही पहले मर जाता है सी से, तो ये कंडीशन अभी इम्पॉसिबल हो गई। सो अनसर्टन इवेंट है, अभी कौन पहले कैसे जाएगा, ये आप अगर किसी का मर्डर नहीं करोगे तो आपके हाथ में थोड़ी ना है, और किसी की ज़िंदगी मौत किसी के हाथ में एक्चुअली नहीं होती है। सो यू कैन डिसाइड कि क्या होगा कैसे होगा। तो अनसर्टन इवेंट होगा तो बाबा उसके ऊपर अगर कुछ एग्रीमेंट होगा तो दैट विल बी, और वो अगर इम्पॉसिबल हो गई तो वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट टू डू थिंग्स लीगल एज वेल एज इलीगल थिंग्स एंड एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। अनसर्टन एग्रीमेंट्स का कुछ मतलब ही नहीं होता है। अनसर्टन, इसका अगर सर्टनटी नहीं है तो एग्रीमेंट है ही नहीं। तो एग्रीमेंट में अगर सर्टनटी नहीं है दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। सो यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स ख़त्म हो गया
then next lecture I will continue एक थोड़ा सा अपने को पहला वाला चैप्टर करना है जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसको साइड में रख रहा हूँ. व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद दैट. और ये क्वेश्चन व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको ये लिखना ही पड़ेगा आंसर. सो क्वेश्चन कोई भी फेवर में नहीं, तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ आता है तो यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विद वैलिड essentials of valid contract. So that we will continue in our next lecture.